ये कुछ ग्राम का सिक्का पूरे अमेरिका को तबाह कर सकता है। एक बूढ़ी औरत के हाथ से ये सिक्का गलती से छूटकर पर्स से नीचे गिर गया और गति के कारण तेजी से आगे की तरफ लुढ़कने लगा। फिर किस्मत के अजीब खेल से ये सीधा ट्रेन की पटरियों के बीच जाकर फंस गया। तभी तेज रफ्तार से एक ट्रेन वहां आई। इस छोटे से सिक्के की वजह से ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई और किसी खूंखार जानवर की तरह सीधे शहर की तरफ बढ़ने लगी। अमेरिका के लोगों को लगा कि उनकी जान बच गई है, तो उन्होंने राहत की सांस ली, पर उन्हें नहीं पता था कि ये मौत का बिछाया हुआ एक जाल था। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही देर बाद ये जानलेवा सिक्का एक ऊंचे रेस्टोरेंट के पास बने विशिंग वेल में जा गिरेगा। इसके बाद एक शरारती बच्चा उस ऊंचे रेस्टोरेंट की छत पर खड़ा था। उसने उसी सिक्के को उठाया और जोर से नीचे की तरफ फेंक दिया, पर जमीन पर गिरने से पहले ही तेज हवा ने उसे वापस उड़ा दिया और वो वेंटिलेशन पाइप में फंस गया। इसी बीच उस होटल के शीशे वाले डांस फ्लोर पर सैकड़ों लोग पार्टी कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। ये है ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन। रिलीज होते ही इस फिल्म ने करोड़ों व्यूज बटोर लिए। इसमें न सिर्फ मौत के खौफनाक तरीके दिखाए गए हैं, बल्कि मौत के इस शाप के पीछे का असली सच भी सामने लाया गया है। कहानी की शुरुआत उस ऊंचे रेस्टोरेंट से होती है जहां लोग तेज म्यूजिक पर डांस कर रहे थे, लेकिन उस शीशे के फर्श की कमजोरी साफ दिखने लगी थी। जल्द ही पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। उसे सहारा देने वाला लोहे का ढांचा कमजोर पड़ने लगा और नटबोल्ट बाहर छिटकने लगे। खतरा बिल्कुल सामने था और तभी उस सिक्के ने भी अपना काम कर दिया। गैस लीक होने लगी, जमीन की दरारें बड़ी होती जा रही थी। एलिस को शायद कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो तुरंत पीछे हटी। अगले ही पल शीशे का फर्श अचानक टूट गया और लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे। उनके गिरने की तेज रफ्तार ने पिलर्स को तोड़ दिया। नीचे खड़े गार्ड को कुछ समझ आता उससे पहले ही आसमान से लोग बरसने लगे। हर तरफ बस खून ही खून था। मौत किसी को बख्शने के मूड में नहीं थी। एलिस का मंगेतर पॉल आखिरी पल में टूटे हुए शीशे को कसकर पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन वो शीशा उसका वजन नहीं सह पाया। एलिस की आंखों के सामने ही वो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। किचन में शेफ से गलती से तेल की कढ़ाई गिर गई, जिससे एक औरत को आग लग गई। वो औरत जान बचाने के लिए बुरी तरह इधर उधर भागने लगी और सीधा उस जगह पहुंच गई जहां से गैस लीक हो रही थी। फिर जो हुआ वो एक खौफनाक धमाका था। एक सिंगर ने अभी अपने बच्चे को बक्से में छुपाया ही था कि पलक झपकते ही वो आग में जलकर राख हो गई। आधा रेस्टोरेंट अब आग की लपटों में घिर चुका था। तब लोगों को याद आया कि उन्हें सीढ़ियों से भागना चाहिए। एलिस भी भीड़ के पीछे पीछे भागी, पर जैसे ही उसकी बारी आई दीवार अचानक टूट गई और जो लोग भाग नहीं पाए वो सीधे नीचे जा गिरे। उस शरारती बच्चे ने पलट कर देखा और उसकी आंखों में अजीब सी खुशी थी। अब बचे हुए लोगों के पास लिफ्ट का इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कमजोर होने की वजह से एलिस लिफ्ट में नहीं घुस पाई। उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी ने उसकी जगह ले ली। इस बीच वहां का एक कर्मचारी चिल्लाकर कह रहा था कि लिफ्ट में जरूरत से ज्यादा लोग हैं, ऐसे में जो बाहर रहेगा वो मरेगा। इस धक्का मुक्की के बीच लिफ्ट के तार टूटने लगे। एलिस बुरी तरह डर कर चीख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किधर भागे। वो बस एक ही जगह खड़ी भगवान से दुआ कर रही थी। तभी उसने देखा कि टेबल पर रखे बर्तन एक तरफ खिसक रहे हैं। एलिस समझ गई कि कुछ गलत होने वाला है। वो तेजी से आगे भागी, पर जमीन के खिसकने से वो भी फिसलने लगी। किस्मत से उसने किसी तरह एक किनारे को कसकर पकड़ लिया और ऊपर चढ़ गई। वो औरत शीशे पर लेटकर लंबी सांस ले रही थी। उसे लगा वो बच गई, पर तभी वो सिक्का सीधा उस पियानो पर आ गिरा। इस हल्के से झटके से ही वो भारी पियानो तेजी से नीचे गिरा और अपने साथ कई लोगों को ले डूबा। इसी बीच वो शरारती बच्चा किसी तरह बचकर बाहर निकला ही था और खुश हो रहा था कि तभी वो पियानो सीधा उसके ऊपर आ गिरा और उसका खेल खत्म हो गया। अब तक उस रेस्टोरेंट में मौजूद लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। सिर्फ एलिस बची थी। तभी उसे वो बच्चा दिखा जो बक्से में छिपा था। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने उसे बाहर निकाला। उसे लगा कि इस नेकी का कुछ तो अच्छा फल मिलेगा, पर अगले ही पल बची हुई आधी छत भी नीचे गिर गई। एलिस किसी तरह हवा में लटक गई, लेकिन उसने जो चीज पकड़ी थी वो एक अंगूठी थी जो 2 कीलों के बीच फंसी थी। वो अंगूठी उन दोनों का वजन बिल्कुल नहीं सह सकती थी। एलिस के हाथ छिलने लगे और फिर वो उस छोटे लड़के के साथ नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही लोहे की एक रॉड उसके आर पार हो गई। उस औरत की चीख गूंज उठी। जब स्टेफनी की आंख खुली तो उसने पाया कि वो अभी भी अपनी क्लास में है। आसपास के सभी बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। स्टेफनी पसीने से भीग चुकी थी। पिछले 2 महीनों से उसे बार बार यही सपना आ रहा था। उसकी रूममेट की तो नींद ही उड़ गई थी। स्टेफनी ने परेशान होकर बताया कि सपने में दिखने वाली वो औरत एलिस असल में मेरी नानी है, पर मेरी माँ ने उनसे बहुत पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब मेरी माँ से भी बातचीत बंद है, इसलिए मुझे नहीं पता कि नानी अभी जिंदा है या नहीं। उसकी रूममेट ने मुस्कुराते हुए कहा कि या तो तुम अभी घर जाकर अपनी नानी को ढूंढो या मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आखिर रोज रात को तुम्हारी चीखें कौन बर्दाश्त करेगा। मजबूर होकर स्टेफनी ने कॉलेज से छुट्टी ली और घर आ गई। वो अपनी माँ का रखा हुआ सामान ढूंढना चाहती थी, पर उसके पिता ने बताया कि वो सब फेंक चुके हैं। तभी उसका छोटा भाई चार्ली मामा के घर जाने की जिद करने लगा। स्टेफनी ने भी उसके साथ चलने का फैसला किया। उसे लगा कि मामा से उसे नानी का पता मिल जाएगा, लेकिन पिता ने उसे चेतावनी दी और इसके बाद वे दोनों अपने मामा के घर पहुंच गए। मामा का चेहरा देखते ही उतर गया। वे एलिस का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। ये देखकर स्टेफनी की उलझन और बढ़ गई। घर का कोई भी इंसान नानी के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता था। उसने अपने सपने के बारे में मामा को बताया, इस उम्मीद में कि शायद कोई जवाब मिल जाए। उसे बार बार वो बिल्डिंग क्यों दिखती है, नानी उसके सपने में बार बार क्यों मरती है, और सबसे बड़ी बात, अगर नानी सच में मर चुकी है तो उनका जन्म कैसे हुआ। हार मानकर मामा को बताना ही पड़ा कि आखिर उनका एलिस से रिश्ता क्यों टूटा। उन्होंने बताया कि उस ऊंचे रेस्टोरेंट में हादसा तो हुआ था, पर इतने लोग नहीं मरे थे। एलिस और पॉल बच गए थे। उन्हीं से मामा और स्टेफनी की माँ का जन्म हुआ, लेकिन न जाने क्यों कुछ समय बाद पॉल की अचानक मौत हो गई। इसके बाद एलिस बिल्कुल पागल सी हो गई। वह मौत के अजीबोगरीब तरीकों के बारे में सोचने लगी। उसने बच्चों को घर में बंद कर दिया और उन्हें बाहर कदम भी नहीं रखने दिया, यहाँ तक कि उनका स्कूल जाना भी बंद कर दिया। अगर सरकार दखल देकर मामा और माँ को वहाँ से नहीं निकालती तो वो कब के घुट घुट कर मर चुके होते। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। एलिस ने न जाने कहां से उनका पता ढूंढ लिया। जब भी उनके खानदान में कोई बच्चा पैदा होता तो एलिस चिट्ठियां भेजकर मौत की अजीबोगरीब भविष्यवाणियां करती और साथ में खौफनाक तस्वीरें भी भेजती। स्टेफनी
ये सब सुनकर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो उस डरावने सपने से छुटकारा पाना चाहती थी। इसका एक ही तरीका था कि वो एलिस से मिलकर इसका कोई हल निकाले। मामी की मदद से उसने अलमारी में से एलिस की भेजी हुई एक चिट्ठी ढूंढ निकाली। उसमें जो तस्वीर थी वो सालों पहले एलिस और पॉल की उसी रेस्टोरेंट में ली गई एक फोटो थी। लिफाफे पर लिखे पते को देखकर स्टेफनी गाड़ी से शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ी। वहां लगे एक बोर्ड पर लिखा था, प्राइवेट प्रॉपर्टी, अंदर आना मना है। स्टेफनी ने कुछ दूर गाड़ी चलाई तो जंगल के बीचों बीच उसे एक किले जैसा घर दिखाई दिया। मेन गेट पर भी एक चेतावनी लिखी थी, अजनबियों का आना मना है। उसने बेल बजाई और बताया कि वो कौन है। उसने एलिस से बात करने की गुजारिश की, लेकिन एलिस ने शर्त रखी कि अंदर आने से पहले उसे अपना सारा सामान बाहर ही छोड़ना होगा। स्टेफनी को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। फिर लोहे के कांटों वाला वो भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। वहां हर तरफ जाल बिछे थे। साफ था कि एलिस इतने सालों से खौफ के साए में जी रही थी। उसने खुद को इस घर में पूरी तरह कैद कर लिया था और दरवाजे पर बहुत सारी विंड चाइम्स लगा रखी थी ताकि अगर मौत आए तो उसे पहले ही पता चल जाए। स्टेफनी जैसे ही अंदर आई, एलिस ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया कि वो उसी की नातिन है। वो खुश तो थी पर उसके चेहरे पर डर भी था। जब स्टेफनी ने अपने आने की वजह बताई तो एलिस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया कि वो कोई सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी थी, ठीक वैसी ही चेतावनी जैसी सालों पहले एलिस को मिली थी। असल में हादसा होने से पहले ही उसे सब कुछ पता चल गया था और उसने उस शरारती बच्चे को सिक्का फेंकने से रोक लिया था। फिर उसने हॉल में जाकर माइक छीना और सभी की पार्टी रुकवा दी। किस्मत से लोग उन दरारों से बचकर भाग निकले और उनकी जान बच गई। इसके बाद उस बिल्डिंग को बंद करके तोड़ दिया गया। उस वक्त एलिस को लगा कि उसने मौत को चकमा देकर कई लोगों की जान बचा ली है, लेकिन आज उसे समझ आया कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी, क्योंकि मौत को अपना खेल बिगड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए मौत ने बाद में खुद आकर बदला लिया। छत से गिरकर मरने वाले की मौत के बाद जब तक एलिस को कुछ गड़बड़ लगी तब तक वो अपने प्यार को खो चुकी थी। उसके बाद से उसने मौत को करीब से देखने की कोशिश शुरू कर दी और मौत के हर कदम का अंदाजा लगाने लगी। लेकिन किस्मत का खेल देखो, उसे खुद कैंसर हो गया और अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली थी। एलिस ने अपने नोट समेटे पर उसका ध्यान नहीं गया कि मैग्नीफाइंग ग्लास अपनी जगह से खिसक गया है। वो वापस बैठकर स्टेफनी से बात करने लगी और अगले ही पल सालों तक मौत से खेलते हुए उसका जो तजुर्बा था उसने उसे अलर्ट कर दिया। एलिस चाहती थी कि स्टेफनी रुक जाए और उसके नोट्स को आगे पढ़े ताकि वो अपने परिवार को बचा सके। स्टेफनी को ये सब बकवास लगा और उसे लगा कि आज उसका यहाँ आना ही सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो जाने लगी एलिस उसके पीछे दौड़ी, पर जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा बाहर मौसम अचानक से बिगड़ गया। मौत की वो ठंडी हवा सालों बाद एक बार फिर से चलने लगी थी और उसने विंड चाइम को बजा दिया। एलिस ने बस 3 सेकंड में अंदाजा लगा लिया कि वो कैसे मरने वाली है। वो जान गई थी कि बाहर कदम रखते ही उसकी जान चली जाएगी, लेकिन वो अपनी जिंदगी जी चुकी थी। अब सबसे जरूरी बात थी अपने परिवार को बचाना। एलिस ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने नोट्स उसे थमा दिए। उसकी नानी का खून उसके पूरे चेहरे पर छींटों की तरह पड़ा। स्टेफनी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एलिस की मौत वाली बात इतनी सच साबित होगी। नानी के अंतिम संस्कार में वो अंदर ही अंदर काफी घबराई हुई थी। बहुत सोचने के बाद उसने हिम्मत करके सबको ये बात बता दी, लेकिन तभी सालों से लापता उसकी माँ अचानक लौट आई और उसकी बात काट दी। इतने सालों बाद भी स्टेफनी अपनी माँ को माफ नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे और उसके छोटे भाई को छोड़कर इतने सालों तक बिना कोई चिट्ठी लिखे दूर क्यों रही। स्टेफनी वहां से जाने के लिए पलटी ही थी कि चार्ली ने उसे रोक लिया। चार्ली ने कहा कि सच तो ये है कि तुम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। जब से स्टेफनी कॉलेज गई थी तब से उसने भी घर वालों से कोई नाता नहीं रखा था। देखा जाए तो वो और उसकी माँ एक जैसी ही थी। दोनों को परिवार की कोई परवाह नहीं थी। भाई बहन की इस भारी बहस के बाद स्टेफनी ने वहां से जाना ही सही समझा, लेकिन जब वो अपने घर पहुंची तो हवा से विंड चाइम अजीब तरह से बजने लगा। मौत वाली वो ठंडी हवा उसे एक पल के लिए महसूस हुई। उसने एलिस के छोड़े हुए नोट्स निकाले। उसे अंदर से कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा था। ठीक उसी वक्त मामा के घर पर सब लोग एक साथ जमा हुए थे। बॉबी के हाथ से गलती से गिलास गिर गया, लेकिन कांच साफ करते वक्त उसका ध्यान बर्फ के टुकड़ों में छुपे कांच के छोटे से टुकड़े पर नहीं गया और यहाँ से पहली मुसीबत शुरू हुई। एरिक ने बिना सोचे समझे शराब की बोतल को ईंटों पर टिका दिया। ये दूसरी मुसीबत बन सकती थी। उधर स्टेफनी की माँ डार्लिन अपनी घर की बनी कुकीज लेकर आ गई। चार्ली ने उसे चखा और उसे लगा कि उसमें पीनट बटर है। ये तीसरी मुसीबत थी, क्योंकि बॉबी को पीनट बटर से बहुत तगड़ी एलर्जी थी। वो उसकी महक तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद वो कांच वाले बर्फ का टुकड़ा किसी के हाथ में मौजूद ड्रिंक में आ गया, पर उन्हें इस बात की कोई भनक नहीं थी। सब परिवार के साथ मिलने का जश्न मना रहे थे। शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। जूलिया के गिलास में बस एक कीड़ा गिर गया था, जिसे देखकर सबने राहत की सांस ली। पार्टी फिर से मजे में शुरू हो गई। उधर स्टेफनी ने एलिस के नोट्स को खोला तो उसे एक आग फेंकता हुआ ग्रिल ओवन दिखा और उसके ठीक बाद एक घास काटने वाली मशीन। अचानक उसके हाथ से नोट्स जमीन पर गिर पड़े। वो उसे उठाने के लिए झुकी ही थी कि पास रखा फोटो फ्रेम भी जमीन पर गिरकर टूट गया और उसके कांच का एक नुकीला हिस्सा बाहर आ गया। ये सारे इशारे साफ बता रहे थे कि मौत अपना खेल खेलने के लिए निकल चुकी है, लेकिन अब मौत का शिकार परिवार का कौन सा सदस्य होगा ये स्टेफनी को भी नहीं पता था। उसने बिना सोचे तुरंत अपने मामा के घर की तरफ दौड़ लगा दी। दूसरी तरफ स्टेफनी के पिता कांच का टुकड़ा मिली हुई शराब पीने ही वाले थे कि तभी उनके भतीजों ने उन्हें ट्रैम्पोलिन पर खेलने के लिए बुला लिया। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपना गिलास वही छोड़ दिया और ट्रैम्पोलिन की ओर चले गए। किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि ट्रैम्पोलिन के ठीक नीचे लोहे का एक नुकीला रेक रखा हुआ था और ट्रैम्पोलिन के किनारे पर दरार भी आ चुकी थी। खतरा मंडरा रहा था। लगा कि सब कुछ ठीक है, पर खाना निकालते वक्त मामी के हाथ से शराब की बोतल गिर गई और सीधी पानी के वाल्व पर जा लगी। पानी का पाइप तेजी से हिलने लगा और वो रखा हुआ नुकीला रेक भी डगमगाने लगा। जैसे ही स्टेफनी वहां पहुंची, मामा तुरंत उसके पास आ गए, लेकिन तभी ट्रैम्पोलिन के फटने की जोरदार आवाज ने पास ही ब्लॉक से खेल रहे लोगों को डरा दिया। अब
दूसरे अंतिम संस्कार के बाद स्टेफनी को एलिस की बातों पर पूरा यकीन हो गया। वो रात रात भर जागकर उसके नोट्स पढ़ती रहती और आखिरकार उसे मौत का पैटर्न और बचने की एक छोटी सी उम्मीद मिल ही गई। सबसे पहले एलिस का नाम शुरुआत से ही मौत की लिस्ट में था, इसलिए उसके कोई बच्चे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो किस्मत से बच गई और उसका इतना बड़ा परिवार बन गया। और जैसे जैसे वो पैदा हुए उनका नाम भी मौत की लिस्ट में जुड़ता गया। एलिस की मौत के बाद सबसे बड़े मामा का नंबर था और उसके बाद बड़ा भाई, बहन और छोटा भाई। उसके बाद स्टेफनी के परिवार की बारी थी। मामी और उसके पिता, क्योंकि वो एलिस के खून से नहीं थे, इसलिए वो मौत के इस खेल से बच जाते। इसके साथ ही स्टेफनी को एक और नाम दिखा, जेब। नोट्स के हिसाब से जेब को पता था कि मौत को कैसे धोखा देना है, लेकिन जब उसने परिवार वालों को अपनी ये सारी रिसर्च बताई तो सब उसे किसी पागल की तरह देखने लगे। किसी को भी उसकी इन सब बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ, बल्कि सबने उसे डांटते हुए कहा कि वो भी अपनी नानी की तरह पूरी तरह से पागल हो चुकी है। सब लोग उठकर वहां से जाने लगे, यहाँ तक कि डार्लिन ने भी उसकी बात नहीं मानी। लेकिन उसी रात एरिक की जान जाते जाते बची। अपने आखिरी कस्टमर को विदा करने के बाद उसने तेज आवाज में हेवी मेटल रॉक म्यूजिक चलाया और पूरी दुकान साफ करने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे ले आया। स्प्रे इस्तेमाल करने के बाद उसने उसका ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया और उसे बस किनारे रख दिया। और ऊपर छत पर टंगी हुई चेन बहुत कमजोर हो चुकी थी। तभी एरिक ने एक टैटू गन निकाली और खुद को एक नया और खास टैटू बनाने की तैयारी करने लगा। म्यूजिक की तेज बीट्स और धमक से ऊपर रखे हुए खिलौने अचानक नीचे गिरने लगे, जिससे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। गिलास के टूटने की जोरदार आवाज से एरिक चौंक गया। जैसे ही वो उसे देखने के लिए खड़ा हुआ, पास ही रखी कीटाणुनाशक की बोतल का ढक्कन झटके से खुल गया और उसका सारा लिक्विड जमीन पर फैलने लगा। छत से लटक रही भारी चेन अचानक टूटकर नीचे गिरी और उसकी नाक की रिंग में फंस गई। साथ ही पंखा भी तेजी से घूम रहा था, जिसमें चेन अटक गई। चेन धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचने लगी। एरिक हवा में ऊपर उठने लगा। वो लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को उस चेन से नहीं छुड़ा पा रहा था। उसने एक पैर कुर्सी पर रखा पर गलती से टेबल लैंप को लात मार दी। लैंप के जमीन पर गिरते ही चिंगारी निकली और फैले हुए लिक्विड में तुरंत आग लग गई। अगले दिन जब स्टेफनी को पता चला कि एरिक की दुकान में कुछ हादसा हुआ है, तो वो तुरंत चार्ली को साथ लेकर हालात देखने के लिए निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में अचानक उनकी टक्कर एरिक से होते होते बची। दरअसल कल रात एरिक ने लेदर जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए वो चमत्कारिक रूप से बच गया था। स्टेफनी का अंदाजा यहाँ गलत साबित हुआ। एरिक बड़े घमंड में सड़क पार करने लगा और अगले ही पल फिर से एक भयानक हादसा हो गया। 2 बार मौत को मात देने के बाद एरिक को लगने लगा था कि वो बहुत लकी है और चाहे कुछ भी हो जाए उसकी जान नहीं जाएगी। लेकिन स्टेफनी ने एक बार फिर सब कुछ पहले ही भांप लिया था। उसका अंदाजा था कि कुछ गिरेगा और ब्लोअर से टकराएगा। पास ही फुटबॉल खेल रहा एक बच्चा उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और बॉल सीधे एरिक के मुंह पर आकर लगेगी और इन सारे हादसों की वजह से उसकी जान चली जाएगी। एरिक ने इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया और उनके सामने ही कूड़े वाली गाड़ी के करीब जाकर खड़ा हो गया। एरिक की ये पागलपन वाली हरकत देखकर जूलिया, जो अभी अभी बाहर आई थी, झूझला गई और उन्हें इग्नोर करके अपनी रोज वाली मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़ी। ये सब देख रहे उन तीनों ने बहस करना छोड़ा और तुरंत जूलिया के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन बदकिस्मती से कूड़े वाली गाड़ी का ड्राइवर तेज आवाज में गाने सुन रहा था। उसे उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आई। स्टेफनी अपनी जान पर खेलकर गाड़ी पर चढ़ी ताकि वो जूलिया को बचा सके, लेकिन उसने जैसे ही जूलिया का हाथ पकड़ा, एरिक अचानक से कूड़े वाली गाड़ी के एकदम सामने आ गया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, झटके से जूलिया नीचे गिर गई। अब इतने सारे हादसों के बाद आखिरकार उन्हें स्टेफनी की बातों पर यकीन हो ही गया कि मौत की लिस्ट सच है। बस एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जूलिया की बारी कैसे आई। एरिक का नंबर पहले होना चाहिए था ना। तभी मामी ने रोते हुए एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। मानना पड़ेगा कि पुराने लोग भी कमाल होते हैं। मामी ने सबके सामने मान लिया कि उस वक्त एक पल की कमजोरी के चलते उनका पड़ोस वाले अंकल के साथ चक्कर चल गया था। एरिक के लिए ये सच बर्दाश्त के बाहर था। वो गुस्से में दरवाजा पटक कर वहां से चला गया ताकि अपने असली बाप से जाकर मिल सके। अब अगर लिस्ट के हिसाब से देखे तो बॉबी की बारी थी। स्टेफनी को एलिस के नोट्स में लिखे उस आदमी की याद आई कि अगर वो लोग जेब को ढूंढ ले तो शायद मौत को धोखा देने का कोई रास्ता मिल जाए। अच्छी बात यह थी कि डार्लिन को पता था कि वो जेब घर के पास वाले एक अस्पताल में ही काम करता है। बिना कोई वक्त बर्बाद किए सब लोग तुरंत निकलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बॉबी किसी भी कीमत पर वहां जाने को तैयार नहीं था। किसी को नहीं पता था कि उसकी मौत कब आ जाए, इसलिए सबने उसे सुरक्षित बाहर निकालने का फैसला किया। कार में बैठने से ठीक पहले एरिक आ गया और उसने कार में रखा पीनट बटर बाहर फेंक दिया। हालांकि वो सगा भाई नहीं था, लेकिन सालों साथ रहने की वजह से वो बॉबी को अपना सगा भाई ही मानता था, इसलिए इस बार वो बिना सोचे समझे उसे सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी उठा लेता है। रास्ते में डैरेन ने खुद बताया कि वो इतने सालों तक घर से दूर क्यों था। उसकी माँ ने उसे जो गहरे जख्म दिए थे उसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता था। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसके बच्चों के साथ भी कुछ बुरा न हो जाए। उसके मन में तो ये ख्याल भी आ गया था कि वो स्टेफनी और चार्ली को जिंदगी भर घर में ही कैद रखे ताकि वो बाहर न जा सके। जब उसे एहसास हुआ कि ये सोच कितनी खतरनाक है तो डैरेन ने घर छोड़ने का फैसला किया ताकि बच्चों पर कोई बुरा असर न पड़े, और इस बार वो वापस सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए आया था। अब जाकर इस टूटे हुए परिवार ने फिर से एक होने की ओर पहला कदम बढ़ाया था। लेकिन जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। अब बॉबी को उस घूमने वाले दरवाजे से सुरक्षित कैसे निकाला जाए। इसके बाद वो सब जेब के वार्ड में गए। जब वो जेब से मिले तो पता चला कि वो उसी सिंगर का बेटा है जिसकी जान एलिस ने बचाई थी। वो दोनों दोस्त बन गए थे और मौत को चकमा देने में एक दूसरे की मदद करते थे। इसीलिए वो एलिस के परिवार को भी बहुत अच्छी तरह जानता था और समझ गया था कि वे लोग यहाँ क्यों आए हैं। जेब ने बताया कि बस 2 ही तरीके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो या तो किसी की जान लेकर उसकी बची हुई जिंदगी छीन लो, या फिर एक बार अपने दिल की धड़कन रोक कर वापस जिंदा हो जाओ, तभी मौत को सच में चकमा दिया जा सकता है। पहला तरीका तो पहले ही आजमाया जा चुका था और वो बिल्कुल काम नहीं आया। दूसरा तरीका भी कम खतरनाक नहीं था। अगर मौत को भनक लग गई तो उनका अंजाम और भी भयानक होगा। मौत से खिलवाड़ करने की हिम्मत करने वाले हर इंसान का अंत बहुत ही बुरा होता है। इतनी दूर से भागकर आने के बाद भी उन्हें बस खोखली तसल्ली ही मिली। स्टेफनी को भी नहीं पता था कि वो मौत को रोकने के लिए और क्या कर सकती है। तभी एरिक के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। वो चुपचाप
बॉबी को ले गया ताकि वो दूसरा तरीका आजमा सके। आखिर वे अभी अस्पताल में ही तो थे, अगर किसी का सिर ही न उड़ जाए तो डॉक्टर किसी न किसी तरह बॉबी की जान तो बचा ही लेंगे। एरिक वेंडिंग मशीन के पास गया और उसने पीनट का एक पैकेट खरीदा, लेकिन पैकेट मशीन में ही फंस गया। गुस्से में आकर उसने शीशे पर जोर से मुक्का मारा, जिससे उसमें दरार आ गई। इसके बाद एरिक मशीन के पीछे गया ताकि मशीन को हिलाकर पैकेट बाहर निकाल सके, और यही से पहली अनहोनी की शुरुआत हुई। दोनों भाइयों ने जिस कमरे को चुना था वो किस्मत से एमआरआई रूम था। एरिक ने दरवाजा जोर से बंद किया, लेकिन गलती से एक चैन रिएक्शन शुरू हो गया और मशीन चालू हो गई। बॉबी को कुछ भी अजीब नहीं लगा, वो हाथ में पीनट क्रंच पकड़े घबराहट में एरिक का इंतजार कर रहा था। एरिक डॉक्टरों की नजर बचाकर एक व्हीलचेयर ले आया और एमआरआई रूम में वापस आ गया। उस वक्त मशीन का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे खतरे का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो बॉबी को पीनट क्रंच खाने के लिए मजबूर करने लगा ताकि एलर्जी की वजह से उसकी धड़कन रुक जाए और वो उसे बाहर ले जाकर बचा सके और इस तरह मौत को चकमा दे सके। जिंदा बचने की चाह में बॉबी ने एरिक के हाथ से एड्रेनालिन का इंजेक्शन छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एमआरआई मशीन का लेवल खतरे के निशान तक पहुंच चुका था। तभी एरिक का फोन बज उठा। उसने अनजाने में फोन उठाया और वो तुरंत मशीन की तरफ खिंच गया और सीधा बटन पर जाकर लगा। एमआरआई मशीन पूरी ताकत से चालू हो गई और सबसे पहले इसका शिकार एरिक ही हुआ। बचाओ किसी ने नहीं सोचा था। उसके पूरे शरीर पर पियर्सिंग हो रखी थी। जैसे ही मशीन का पावर बढ़ा, वो व्हीलचेयर समेत सीधा मशीन की तरफ खिंचता चला गया। एरिक भी मशीन और व्हीलचेयर के बीच बुरी तरह फंस गया। उसका शरीर मुड़ने लगा और हड्डियां टूटने लगी। एमआरआई की भयंकर पावर से व्हीलचेयर उसके शरीर के आर पार हो गई। एरिक का शरीर पीछे की तरफ मुड़ गया और वो वहीं मारा गया। लेकिन एमआरआई मशीन तब भी बंद नहीं हुई। बॉबी किसी तरह रेंग कर एरिक के पास पहुंचा और आखिरकार उसने एड्रेनालिन का इंजेक्शन निकाल लिया और अपनी जान बचा ली। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी वक्त नर्स दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगी और इसी वजह से पहला खतरा सच साबित हुआ। जब स्टेफनी वहां पहुंची तो उसे पता चला कि उन्होंने मौत को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। वो पूरी तरह टूट गई। अब उनके मामा का परिवार खत्म हो चुका था और अगली बारी उन्हीं की थी। तभी अचानक उसे एलिस के घर का ख्याल आया। अगर वो घर एलिस को इतने सालों तक बचा सकता है तो वो उन तीनों मां बच्चों की भी हिफाजत कर सकता है। उन्होंने फैसला किया और तुरंत उस घर के लिए निकल पड़े। लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले वो सिक्का जो कभी एलिस ने बचाया था गलती से उसकी डायरी से नीचे गिर गया और उसे अस्पताल से बाहर आती एक बूढ़ी औरत ने उठा लिया और अपने पर्स में रख लिया। गाड़ी चलाने के बाद वो सही सलामत शहर के बाहर पहुंच गए और उन्होंने एलिस का घर ढूंढ लिया। घर की लाइटें अचानक जल उठी, लेकिन एक लाइट की वायरिंग खराब थी और उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। मौत की वो जानी पहचानी ठंडी हवा एक बार फिर चलने लगी। स्टेफनी ने अपनी मां को बचाने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और दरवाजा तोड़ते हुए गाड़ी को सीधा आंगन में घुसा दिया। ब्रेक मारते ही ऊपर से एक भारी टूल गिरा और सीधा ड्राइविंग सीट की सीट बेल्ट पर लगा, जिससे स्टेफनी वहीं फंस गई। उसी वक्त गिरी हुई चिंगारियों से छत में आग लग गई और अंदर लटका हुआ झूमर गिरने लगा। स्टेफनी ने अपनी मां से कहा कि वो अंदर जाए, वो पीछे से आती है। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, हवा का एक और झोंका आया। हवा में चिंगारियां उड़ने लगी। डैरेन ने दरवाजा खोला, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक भयानक धमाका हुआ और उनकी वैन उछलकर पास के तालाब में जा गिरी। स्टेफनी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी सीट बेल्ट नहीं खोल पाई। धमाके के बाद चार्ली भी लकड़ियों के नीचे दब गया था और हिल नहीं पा रहा था। तभी पास ही लगा एक बिजली का खंभा नीचे गिरने लगा। डैरेन अचानक उठा और उसने पूरी ताकत से लकड़ियों को हटाकर चार्ली को बचा लिया, लेकिन वो खुद उस खंभे के नीचे दबकर मारा गया। जैसा कि तय था, अगली बारी स्टेफनी की थी। चार्ली ने बिना समय बर्बाद किए दौड़कर वैन के अंदर छलांग लगाई। उसे एक फोल्डिंग चाकू मिला और वो स्टेफनी की सीट बेल्ट काटने लगा। चाकू उठाते समय उसकी उंगली भी कट गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भाई बहन एक साथ ही मारे जाएंगे। स्टेफनी की सांसें भी रुक चुकी थी। चार्ली ने जल्दी से काम किया और आखिरकार उसे बाहर निकाल लिया। उसने तुरंत उसे सीपीआर दिया, जिससे स्टेफनी की धड़कन वापस आ गई। इसके बाद दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लग गए। उन्हें लगा कि उन्होंने आखिरकार मौत को चकमा दे दिया है और अब वो चैन से जी सकेंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब चार्ली अपनी ग्रेजुएशन पार्टी में था, तब स्टेफनी की उंगली में गलती से फूल की पिन चुभ गई। मौत एक बार फिर लौट आई थी। जिस बूढ़ी औरत को सिक्का मिला था, उसने पानी खरीदते समय ध्यान नहीं दिया और वो सिक्का उसके हाथ से छिटक गया। वो सिक्का लुढ़कते हुए जाकर ट्रेन की पटरियों के बीच फंस गया। उसी वक्त किसी बच्चे के माता पिता की एक बात सुनकर दोनों भाई बहनों को अचानक कुछ याद आया। फिर से मौत की वो खौफनाक हवा चलने लगी और विंड चाइम बजने लगा। तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन उस सिक्के की वजह से अचानक पटरी से उतर गई और सीधा दोनों भाई बहनों की तरफ आ गई। मौत से लड़ने वालों का अंजाम हमेशा बहुत ही भयानक होता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दुनिया में सबसे डरावनी चीज मौत का कोई खौफनाक तरीका नहीं है, बल्कि वो बेबसी है जहां आप अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप मौत की लिखी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा होते हैं। और यही वजह है कि फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज इतने सालों से सुपरहिट है और इसने कई पीढ़ियों को डराया है। ये सीरीज सिर्फ खून खराबे या अजीबोगरीब चीजों से दर्शकों को नहीं डराती, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले हादसों से हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को जगाती है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सच तो ये है कि हम सब बस कठपुतलियां हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।